परिचय। अंकिता, हम जानते हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां यानी स्पीशीज आगे बढ़ती हैं। तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जनन को परिभाषित करना, विभिन्नता का महत्व ज्ञात करना, जनन के प्रकारों को पहचानना, अलैंगिक जनन को समझना, विखंडन को समझना, मुकुलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना, बीजाणु समासंग की प्रक्रिया को समझना, पुनरुद्भवन को समझना, खंडन की प्रक्रिया को समझना, कायिक जनन को समझना। जीवों की समुचित प्रतिकृति। एक ही प्रजाति यानी स्पीशीज के विभिन्न जीव एक समान दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अभिकल्प यानी डिजाइन समान होते हैं। जनन प्रक्रिया द्वारा शारीरिक अभिकल्प के ब्लूप्रिंट निर्मित होते हैं। हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तथा प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए के रूप में जनक से गुणों की संतति पीढ़ी में पहुंचाने के लिए इन गुणसूत्रों में सूचनाएं एकत्रित होती हैं। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाएं निहित होती हैं। प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद डीएनए प्रतिकृतियन होता है तथा 2 प्रतियां बनती हैं। कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभिन्नता का महत्व। प्रतियां बनते समय डीएनए की सूचनाओं में बदलाव आ जाता है जिससे निर्मित हुई प्रोटीन भिन्न हो जाती है तथा इस प्रकार जनक प्रजाति यानी स्पीशीज से विभिन्नता आ जाती है जो कि जैव विकास का आधार है। जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवों की समष्टियों द्वारा निकेत भरे हुए हैं। बाह्य कारकों जैसे ताप, जल स्तर, उल्कापात के कारण निकेत में अचानक प्रबल परिवर्तन आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण समष्टि नष्ट हो जाती है किंतु कुछ जीवों के बच जाने की संभावना रहती है। हम उपर्युक्त चर्चा को एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप यदि बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं प्रजातियों यानी स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक यानी गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण: अमीबा में द्विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु समासंघ और पुष्पी पौधों में कायिक जनन।
अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन असमसूत्री या समसूत्री होता है। जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वे बिल्कुल अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं तथा यह एक तीव्र गुणनात्मक यानी बहुलीकरण विधि है। अलैंगिक जनन की कमियां ये हैं कि इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक समान जीव ही उत्पन्न होते हैं तथा जैव विकास संभव नहीं हो पाता है, जिससे कि विविधता उत्पन्न नहीं होती है। विखंडन। विखंडन में पूर्ण विकसित जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभक्त हो जाता है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा अन्य प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन की यह सबसे सरल विधि है। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। अनुकूल परिस्थितियों के दौरान एक कोशिका का दो एक समान कोशिकाओं में विभक्त होना ही द्विखंडन कहलाता है। इस विधि में असमसूत्री विभाजन द्वारा सर्वप्रथम केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। अंत में कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। उदाहरण जीवाणु, यीस्ट, युगलीना, अमीबा तथा पैरामीशियम। बहुखंडन जनक खंडन होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान जनक का शरीर स्वतः ही अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कोशिका का केंद्रक लगातार विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है। प्रत्येक केंद्रक कम मात्रा के कोशिका द्रव्य से घिरा होता है तथा पुटी यानी सिस्ट में अनेक संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुटी यानी सिस्ट टूटकर छोटी संततियों को मुक्त करता है। बहुखंडन का उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लेस्मोडियम है। मुकुलन। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बाह्य वृद्धि, जिन्हें कलिकाएं कहते हैं, जनक शरीर के ऊपर या अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है और इसके कारण एक स्थान पर कलिका यानी मुकुल विकसित हो जाती है। यह कलिका यानी मुकुल वृद्धि करके एक नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। बीजाणु समासंग। जब ब्रेड के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए नमी और अंधेरे में रख दिया जाता है तो वायु में उपस्थित राइजोपस के बीजाणु ब्रेड पर चिपक जाते हैं और राइजोपस का एक नई कवकी पौधा उत्पन्न हो जाता है। राइजोपस में एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है जो कि जनन में भाग लेती है। इसे बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें बीजाणु पाए जाते हैं जो कि नए राइजोपस में विकसित हो जाते हैं। पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को
पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर का कटा या टूटा हुआ भाग वृद्धि या पुनरुद्भित होकर एक नया पूर्ण जीव विकसित हो जाता है। सरल जीव जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। खंडन। खंडन में जनक का शरीर तरंग की क्रिया, पुराने भागों की मृत्यु और अपघटन द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीव यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। सभी जंतुओं में चपटे कृमि शरीर का खंडन दर्शाते हैं, जो कि नए जीवों यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। शैवाल जैसे कि पायरोगाइरा में खंडन पाया जाता है। कायिक जनन। कायिक जनन गुणन यानी बहुलीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें जनन अंग की सहायता के बिना ही पौधे के पुराने भागों जैसे तने, जड़ों तथा पत्तियों से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। सभी बीज वाले पौधों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बहुत प्रचलित है। ये तीन प्रकार का होता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ों द्वारा कुछ पौधे अपने ऊपर अपस्थानिक कलियों का विकास करते हैं, उदाहरण अमरूद और शीशम। कुछ गांठदार अपस्थानिक जड़ों के अलावा अपस्थानिक कलियों में भी उचित मात्रा में भोजन पाया जाता है, उदाहरण डहेलिया तथा शकरकंदी। तने द्वारा कुछ पौधे तने के बिखरने तथा शाखित प्रकंदों द्वारा कायिक जनन करते हैं, उदाहरण केला, अदरक तथा हल्दी। तना कंद आलू तथा चुकंदर में पाए जाते हैं। आलू का कंद भूमिगत शाखित तने का एक फूला हुआ शीर्षस्थ भाग होता है, जिस पर की अनेक आंखें या गांठें पाई जाती हैं। प्रत्येक आंख में एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। आंख पर पाई जाने वाली कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आलू के पौधे कंदों द्वारा उगाए जाते हैं, बीजों द्वारा नहीं। ऊपरी भूस्तारी एक वायवीय कमजोर तना होता है, जैसे कि मैदानी घास, पुदीना, जो कि सतह पर फैलकर पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ों को जन्म देते हैं। जब पौधे का पुराना भाग मृत हो जाता है तो जनक पौधे से शाखाएं अलग हो जाती हैं तथा स्वतंत्र पौधों का निर्माण करती हैं। बल्ब भी कलिकाएं धारण करते हैं, उदाहरण लहसुन तथा प्याज। घन कंदों जैसे क्रोकस, अरुई यानी कोलोकासिया आदि में भोजन उचित मात्रा में संगृहित होता है तथा ये अनेक अपस्थानिक कलिकाएं भी धारण करते हैं। पत्तियों द्वारा कुछ पौधों में मांसल पत्तियों के कटीले यानी खांचे युक्त पार्श्व अपस्थानिक कलिकाओं को धारण करते हैं। जब पत्ती मृदा पर गिरती है तो अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाएं छोटे पौधों में विकसित हो जाती हैं।
नवीन पादप पृथक होकर स्वतंत्र पौधों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण ब्रायोफिलम बिगोनिया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मालियों तथा बागबानों ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विभिन्न पद्धतियां विकसित की हैं। कटाई, पर्तन, कलम लगाना, मुकुलन और ऊतक संवर्धन आदि कुछ सामान्य पद्धतियां हैं। कटाई। कटाई जड़, तना अथवा पत्ती का एक अलग हुआ भाग है जो कि आंशिक रूप से नम मिट्टी में गड़ा हुआ होता है। अनेक पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, नींबू, अंगूर, कोकोआ, बोगेनविलिया आदि कटाई के माध्यम से ही प्रवर्धित किए जाते हैं। पर्तन। जनक पौधे से पौधे के अलग होने से पूर्व तने की शाखाओं में अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं। तने की शाखा परत कहलाती है तथा यह प्रक्रिया पर्तन कहलाती है। यह विधि नींबू, अमरूद, हिबिस्कस, बोगेनविलिया, चमेली, रसभरी तथा अनेक सजावटी पौधों में प्रयोग की जाती है। कलम लगाना। जनन की इस पद्धति में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। पौधे का एक भाग जो कि पौधे के अन्य भाग पर कलम लगाता है पौधे की कलम यानी साइकान कहलाता है तथा वो पौधा जिस पर कलम लगाई जाती है डंठल यानी स्टॉक कहलाता है। उदाहरण आम, सेब, मटर, नींबू और अमरूद। मुकुलन। मुकुलन में एक वांछनीय पौधे के तने से छालयुक्त एक छोटी कलिका यानी मुकुल ली जाती है। इसके बाद डंठल की छाल में बनाई गई गांठ यानी दरार में घुसाई जाती है। दोनों को बांध दिया जाता है तथा इन्हें सूखने से बचाया जाता है। उदाहरण गुलाब, आलू बुखारा आदि। ऊतक संवर्धन। संवर्धन विलियम के कृत्रिम माध्यम में पृथक या विलगित पादप कोशिकाओं अथवा पादप ऊतक के छोटे भागों में नए पादप का निर्माण ही ऊतक संवर्धन कहलाता है। पौधे के वृद्धि वाले सिरे से ऊतकों अथवा विलगित कोशिकाओं को हटाकर तथा उन्हें कृत्रिम माध्यम में रखकर पौधों को विकसित कराया जाता है। पादप ऊतक विभाजित होकर कोशिकाओं के छोटे समूह बनाते हैं जिन्हें कैलस कहा जाता है। कैलस को एक ऐसे अन्य माध्यम पर स्थानांतरित किया जाता है जिसमें कि वृद्धि तथा विभाजन के लिए हार्मोन पाए जाते हैं जिससे कि पादपक या छोटा पौधा बनता है। बने हुए पादपक को गमलों या मृदा से प्रतिरोपित किया जाता है जहां वे वृद्धि करके विकसित पौधे बना सकते हैं। यह बाह्य यानी इन विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाता है क्योंकि यह प्रक्रिया एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में एक कृत्रिम पर्यावरण का प्रयोग कर जनक पौधे के बाहर होती है। यह सजावटी पौधों जैसे ऑर्किड, डहेलिया तथा कॉर्नेसन के लिए प्रयोग की जाती है। कायिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानि। आइए कायिक प्रवर्धन से होने वाले कुछ लाभों तथा हानियों की चर्चा करते हैं। लाभ। कायिक प्रवर्धन एक सस्ती, आसान तथा तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। कायिक प्रवर्धन द्वारा जनक पादप के गुण यानी लक्षण संग्रहित रहते हैं। कायिक प्रवर्धन उस पौधे के प्रवर्धन में भी सहायक है जो कि जीवन शक्ति वाले बीज उत्पन्न नहीं करता है। हानियां। कायिक प्रवर्धन से पौधों की संख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें कोई भी जैव विभिन्नता नहीं पाई जाती है तथा पौधे पर्यावरण के कम अनुकूल हो जाते हैं।
जनक पादपों में पाए जाने वाले रोग संततियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, यकृत में बहुखंडन के दौरान प्लेज्मोडियम लगभग 1000 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जबकि लाल रुधिर कणिकाओं में बहुखंडन के दौरान ये 12 से 24 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें खंडजाणु यानी मीरोजोइट कहते हैं। जीर्णोद्धार पुनरुद्भवन शरीर की खंडित कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है। उदाहरण, मानव में नवीन लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा मृत लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिस्थापन तथा घाव भरना। पुनर्निर्माण यानी पुनरुत्पादन। पुनरुद्भवन शरीर के खोए हुए भाग के पुनर्विकास की एक प्रक्रिया है। उदाहरण, छिपकली में पूंछ, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। बुलबिल छोटी मांसल विशेषीकृत कलिकाएं होती हैं। जब वे भूमि पर गिर जाती हैं तो नए पादप को जन्म देती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान यानी मौजूदा जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन में नए जीव एक ही जनक से बनते हैं। कुछ जीव जैसे स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीव यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। पौधों जैसे मनी प्लांट, गुलाब, अंगूर आदि में कायिक प्रवर्धन कटाई द्वारा होता है। पर्तन में पौधे की शाखा का सिरा भूमि की तरफ मुड़ यानी झुक जाता है तथा नम मृदा द्वारा ढक जाता है। कलम लगाने में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रक्रियाएं विखंडन, मुकुलन, खंडन तथा पुनरुद्भवन हैं। जनक जंतु के दो या अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन तथा बहुखंडन। द्विखंडन में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुखंडन में अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बाह्य वृद्धि, जिन्हें कलिकाएं कहते हैं, जनक शरीर के ऊपर या अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। यीस्ट में कलिकाएं एक कोशिकीय होती हैं, जबकि हाइड्रा, स्पंज आदि में बहुकोशिकीय होती हैं। कलिकाएं बहिर्जात अथवा अंतर्जात होती हैं। खंडन में जनक का शरीर दो या अधिक भागों में खंडित हो जाता है, जिसमें से प्रत्येक विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को
पुनरुद्भवन कहते हैं। निम्न जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। परिचय। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वो अपने समान जीव संतति को जन्म देता है, जिसमें कि अधिकांश गुण उसी के समान होते हैं। हाँ माधुरी, वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक के संलयन से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो आओ अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: लैंगिक जनन को परिभाषित करना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को समझना, पुष्प की संरचना को समझना, बीजों की संरचना और उनके प्रकारों को पहचानना, एक लिंगी पुष्प की संरचना को समझना, द्विलिंगी यानी उभयलिंगी पुष्प की संरचना को पहचानना, अलिंगी पुष्प की संरचना को समझना, उभयलिंगाश्रयी और एकालिंगाश्रयी पौधों को पहचानना, पुष्प के कार्यों को समझना, पुष्पक्रम की संरचना तथा उसके प्रकारों को पहचानना, परागण की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझना, निषेचन की प्रक्रिया को समझना, बीजांड की संरचना को पहचानना, युग्मक संलयन की प्रक्रिया को समझना, त्रिसंलयन की प्रक्रिया को समझना, द्विनिषेचन की प्रक्रिया को समझना। जनन की लैंगिक प्रणाली यानी विधि का महत्व। लैंगिक जनन संतति में गुणों की विविधता को बढ़ाता है। युग्मक में जीनों के नए जोड़ों को पास लाने के परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय विविधता बढ़ जाती है। जनन के दौरान दो अलग अलग जीवों के डीएनए के मिलने से नई जाति की उत्पत्ति में यह प्रमुख विशिष्ट भूमिका निभाता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। प्रारंभिक अवस्था में पौधे पत्तेदार या कायिक चरण में होते हैं तथा जब वे वृद्धि तथा जनन करते हैं अथवा प्रजनन चरण में तब उन पर पुष्प बनते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुष्प पौधे के जननीय भाग होते हैं। पुष्प। पुष्प पौधे का एक चमकीले रंग का जननीय भाग है। पुष्प के डंठल को पुष्पवृंत यानी पेडिकल कहते हैं। पुष्पवृंत का फूला हुआ चपटा सिरा पुष्पासन यानी थैलेमस बनाता है। पुष्पासन यानी थैलेमस से पुष्पीय यानी फ्लोरल पत्तियां निकलती हैं, जो कि 4 प्रकार की होती हैं: बाह्यदल, दल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर और अंडप। बाह्यदल और दल यानी पंखुड़ी पुष्प के जनन के लिए अनावश्यक भाग हैं, जबकि पुंकेसर और अंडप पुष्प के आवश्यक भागों का निर्माण करते हैं तथा इनमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। बाह्यदल या कैलिक्स हरे रंग के होते हैं तथा पुष्प का बाहरी चक्र बनाते हैं। दल यानी पंखुड़ी या कोरोला बाह्य दल के बाद स्थित होते हैं। ये अधिकतर रंगीन होते हैं तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। पुंकेसर या पुमंग दल यानी पंखुड़ी के बाद स्थित होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर वृत्त सदृश डंठल तंतु और चपटी घुंडी सदृश परागकोश से बना होता है। परागकोश में पराग पुटियां यानी पोलन सैक पाई जाती हैं, जो कि परागकण का निर्माण करती हैं। पुंकेसर पुष्प के नर भाग को प्रदर्शित करता है। अंडप या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और
पुष्प के बीच का भाग बनाता है। अंडक फूले हुए आधारीय अंडाशय, मध्यवर्तिका और ऊपरी घुंडी सदृश भाग वर्तिकाग्र को दर्शाता है। अंडाशय बीजांड धारण करता है जो कि बीज में बदल जाते हैं। फल बीजों को घेरते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। बीज बीज परिपक्व बीजांड होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण तथा संचित भोजन पाया जाता है जो कि अंकुर बनने के समय विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक परिपक्व बीज दो महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना है जो कि इस प्रकार है: बीजावरण और भ्रूण। बीजावरण एक सख्त परत होती है जो कि बीज के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। भ्रूण मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। मूलांकुर नवीन जड़ बनाता है तथा प्रांकुर नवीन तने का निर्माण करता है। बीज एक बीजपत्री तब कहलाता है जब उसमें एक बीजपत्र पाया जाता है तथा द्विबीजपत्री तब कहलाता है जब उसमें दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं। बीज भ्रूण पोषीय तब हो सकता है जब उसमें भ्रूण पोष पाया जाता है तथा भ्रूण पोष रहित तब होता है जब उसमें भ्रूण पोष उपस्थित नहीं होता है। क्रिया विधि। चलिए बीज की संरचना को भलीभांति समझने के लिए एक क्रिया विधि करते हैं। हमने कुछ चने के बीजों और कुछ मक्के के बीजों को रात भर जल में डुबो कर रखा। अगले दिन सुबह हमने उन बीजों का अतिरिक्त जल निकालकर उन बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक दिन के लिए रख दिया। अगले दिन हमने दोनों तरह के बीजों को दो भागों में बांट दिया। हम देखते हैं कि चने के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, जबकि मक्के के बीजों में बीजावरण, मूलांकुर, प्रांकुर और एक बीजपत्र ही उपस्थित है। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: पपीता, तरबूज। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: मटर, हिबिस्कस और सरसों। अलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही अनुपस्थित होते हैं उन्हें अलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण: आम, काजू। उभयलिंगाश्रयी तथा एकालिंगाश्रयी पौधे वे पौधे जिनमें दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं उभयलिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण: मक्का, कद्दू और अरंडी। वे पौधे जिनमें केवल एक प्रकार के
एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एकालिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण खजूर का पेड़ और शहतूत। पुष्प के कार्य। पुष्प में नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडक पाए जाते हैं। पुष्प पौधे का वह भाग है जो कि लैंगिक जनन में भाग लेता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है, जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम। पुष्प सदैव अकेले नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जो कि आकार में छोटे होते हैं, वे अधिकतर गुच्छों में पाए जाते हैं। वह अक्ष जिस पर कि पुष्पों का गुच्छा लगा होता है, पुष्प क्रम कहलाता है। यह अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकता है। फूल गोभी पुष्प क्रम का एक अच्छा उदाहरण है। परागण। पौधे का नया बीज तब बनता है जब एक नर युग्मक जो कि परागकण में उपस्थित होता है, एक मादा युग्मक जो कि बीजांड में उपस्थित होता है के साथ संलयित होता है। एक पुंकेसर के परागकोश से अंडक के वर्तिकाग्र तक परागकण के स्थानांतरित होने को परागण कहते हैं। परागकण कई अभिकर्मकों यानी कारकों जैसे कीड़े, पक्षी, मनुष्य और जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब परागकण एक पौधे के पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। निषेचन। परागकण का वर्तिकाग्र पर गिरने के पश्चात अगला चरण निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान यह निम्न चरणों में होता है। जब एक परागकण अंडक के वर्तिकाग्र पर गिरता है तब यह फट जाता है और वर्तिका से होकर ये पराग नलिका से नीचे जाकर अंडाशय में मादा युग्मक की तरफ पहुंचकर वृद्धि करता है। पराग नलिका में दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। एक नर युग्मक पराग नलिका से नीचे चला जाता है। पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका का सिरा फट जाता है और नर युग्मक पराग नलिका से बाहर निकल आता है। अंडाशय में पराग का नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक अथवा अंड के केंद्रक से जुड़कर निषेचित अंड का निर्माण करता है, जिसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड में भ्रूण का निर्माण करता है। तब बीजांड एक सख्त आवरण का विकास करता है और बीज बन जाता है। बीज पौधे की जननीय इकाई है। ये अपने अंदर भविष्य के भ्रूण को रखते हैं, जो कि बाद में अंकुर में विकसित हो जाता है। बीजांड। बीज वाले पौधों में बहुत छोटी सी संरचना भ्रूण कोश होती है, जो कि बीजांड काय से घिरी होती है और निषेचन के पश्चात बीज में विकसित हो जाती है। इसके 3 भाग होते हैं। अध्यावरण इसकी बाहरी परत बनाता है। बीजांड काय यानी गुरु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणु युक्त मादा युग्मकोद्भिद यानी गुरु युग्मकोद्भिद इसके मध्य में स्थित होता है। गुरु युग्मकोद्भिद
जो कि पुष्पी पौधों में भ्रूण कोश भी कहलाता है, निषेचन के लिए एक अंड कोशिका या कई समूहों में अनेक अंड कोशिकाओं का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात बीजांड एक बीज में विकसित हो जाता है। युग्मक संलयन। एक नर युग्मक अंड से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संदेशों को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक संवहित करता है। त्रिसंलयन। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन इसलिए कहते हैं क्योंकि संलयन प्रक्रिया में 3 केंद्रक सम्मिलित होते हैं, एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय कोशिकाएं। द्विनिषेचन। 2 युग्मकों के युग्मक संलयन द्वारा एक ही भ्रूणकोश यानी पुटी में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया घटित होने और त्रिसंलयन को द्विनिषेचन कहते हैं। क्या आप जानते हैं, पक्षियों के द्वारा किया गया परागण पक्षी परागण कहलाता है। जलोद्भिद पुष्पों में परागकण हल्के होते हैं किंतु मोम से ढके होते हैं। खाने योग्य पराग रोसा, मैग्नोलिया और क्लीमेंटिस के द्वारा बनाए जाते हैं। ज़ोस्टेरा में सबसे लंबा पराग लगभग 2500 माइक्रोमीटर लंबाई का पाया जाता है, जबकि मयोसोटिस में सबसे छोटा पराग लगभग 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर लंबाई तक का पाया जाता है। एरिथ्रीना में कौओं और गिलहरियों के द्वारा परागण होता है। वायु में पराग की उपस्थिति के कारण प्रत्यूर्जता यानी एलर्जी अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हे बुखार हो जाता है। निषेचन के बिना अंड के विकास को अनिषेक जनन कहते हैं। निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्च पादपों के जनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर पौधे का नर जनन भाग होता है। अंडक पुष्प के केंद्र में स्थित होता है तथा मादा जनन भाग होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परापरागण। अंडाशय पककर फल बन जाती है। फल बीजों को मुक्त यानी छोड़ने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक बीज में एक भावी पौधा होता है जो कि अंकुरित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है। परिचय। अंकिता, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है। हाँ माधुरी, तथा वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक गैमीट के संलयन के पश्चात एक नई जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। लैंगिक जनन को परिभाषित करना, मानव में लैंगिक जनन को समझना, यौवनारंभ को समझना,
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को पहचानना, नर जनन अंगों को पहचानना, मादा जनन अंगों को पहचानना, मानव में जनन प्रक्रिया को समझना, ऋतुस्राव रजोधर्म को समझना। मानव में लैंगिक जनन। मनुष्य एक लिंगी या एकालिंगाश्रयी होते हैं। दो लिंग निश्चित बाह्य आकारिकी लक्षणों, जिन्हें द्वितीयक लैंगिक गुण कहते हैं, उसमें भी भिन्न होते हैं। इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। मानव में जनन अंग नर में वृषण और मादा में अंडाशय यौवनारंभ की प्राप्ति के पश्चात कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यौवनारंभ या लैंगिक परिपक्वता। किशोरावस्था के दौरान यानी समय में यौवनारंभ लैंगिक परिपक्वता की वो अवधि है जिसमें जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। मानव नरों में लैंगिक परिपक्वता 13-14 वर्ष की आयु में, जबकि मादाओं में 10-12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। वृषण और अंडाशय जीवन क्षमता वाले युग्मकों को उत्पन्न करते हैं तथा ये हार्मोनों जैसे नरों में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन को भी स्रावित करते हैं। नर जनन तंत्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मानव नर जनन अंग है वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, शिश्न, शुक्राशय ग्रंथियां, पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां नर जनन ग्रंथियां हैं। वृषण। वृषण छोटे आकार के एक जोड़े अंडाकार और गुलाबी रंग के अंग होते हैं, जो कि एक पतली भित्ति त्वचीय थैली, जिसे वृषण कोश कहते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। वृषण कोश ताप नियामक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि साधारण शुक्र जनन के लिए वृषण का ताप शरीर के ताप से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं, क्योंकि अधिक शारीरिक ताप वृषण के शुक्राणुओं का निर्माण करने वाले ऊतकों को मृत कर सकते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली जनन ग्रंथियों सहित लगभग 900 पतली तथा घुमावदार शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। जनन ग्रंथियां शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अधिवृषण यानी एपिडीडिमिस। अधिवृषण एक कुंडलीकृत नलिका जैसी संरचना है, जो कि स्थायी रूप से वृषण से जुड़ी होती है और शुक्राणुओं के भंडार गृह की भांति कार्य करती है, जहां पर कि शुक्राणु परिपक्व और गतिशील हो जाते हैं। शुक्रवाहक। शुक्राणु एक लंबी नलिका, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं, उसके द्वारा अंगों, जिन्हें शुक्राशय ग्रंथियां कहते हैं, उनमें ले जाए जाते हैं, जहां पर शुक्राणुओं को पोषण मिलता है तथा वे संग्रहित किए जाते हैं। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग भी लंबी, संकरी और नलिकादार संरचना है। ये स्खलनीय वाहिनी और मूत्राशय से निकली हुई
एक वाहिनी के जुड़ने से बनता है, जिससे यह शुक्राणुओं और मूत्र यानी पेशाब दोनों का वहन करता है, और इस प्रकार यह मूत्र जनन नलिका भी कहलाता है। मूत्र मार्ग पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है। शिश्न। शिश्न पुरुष का बाह्य जनन अंग बनाता है। यह एक बेलनाकार ऊर्ध्व मोटी पेशीय भित्तियों युक्त मैथुन अंग है। शिश्न के संवेदनशील सिरे को मुंड कहते हैं, जो कि सिकुड़ी हुई त्वचा से ढका हुआ होता है, जिसे लिंग मुंडच्छत कहते हैं। नर जनन ग्रंथियां। नर में 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। शुक्राशय ग्रंथियां, पुरस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथियां एक जोड़ी पतली भित्ति युक्त पेशीय लंबी पुट्टियां यानी सैक होती हैं, जो कि शुक्राणुओं के पोषण के लिए तरल स्रावित करती हैं। पुरुस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथि एक एकाकी, दीर्घाकार तथा पलिरूपित ग्रंथि है, जो कि मूत्राशय के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। यह तरल स्रावित करती है, जो कि मूत्र मार्ग में मुक्त किया जाता है। काउपर ग्रंथियां एक जोड़ी सफेद मटर के बीज के आकार की ग्रंथियां हैं, जो कि शिश्न के आधार पर उपस्थित होती हैं। यह क्षारीय वीर्य का स्रावण करती हैं, जो कि मूत्र की अम्लता को उदासीन करता है तथा शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु। पुरुष शुक्राणु अति सूक्ष्म, गतिशील और कशाभीय युग्मक होता है। यह शीर्ष, मध्यखंड और एक कंपनशील पूंछ का बना होता है। यह अंडाणु के साथ संलयित होता है और जनक जीन को संतति तक पहुंचाता है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाएं या अंड अंडाशयों में बनते हैं तथा कुछ हार्मोनों के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मादा मानव के जनन अंग हैं अंडाशय, अंडवाहिनी नलिकाएं, गर्भाशय, योनि, मादा जनन ग्रंथियां जैसे बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन। अंडाशय। अंडाशय मादाओं का प्राथमिक जनन अंग है। यह एक जोड़ा छोटे आकार की बादाम की आकृति वाली और सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं, जो कि उदर के श्रोणि में उपस्थित होती हैं। आंतरिक रूप से प्रत्येक अंडाशय बहुत संख्या में अपरिपक्व प्राथमिक या अंडाशय पुटक के साथ होते हैं। अंडाशय अंडजनन यानी उजेनिसिस के द्वारा जनन कोशिका में अंड बनाता है तथा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिकाएं एक जोड़ी लंबी, कशाभीय, पेशीय और नलिकादार संरचनाएं हैं, जो कि अंडाशय के निकट से लेकर गर्भाशय तक फैली हुई होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी नलिका का बाहरी भाग अंडाशय के निकट स्थित होता है। इसमें एक चौड़ा छिद्र होता है, जिसे ऑस्टियम कहते हैं, और अंडाशय के द्वारा निकले हुए अंड को प्राप्त करने के लिए अंगुली सदृश प्रक्षेप होते हैं, जिन्हें झालर यानी फिम्बरी कहते हैं। गर्भाशय। गर्भाशय एक बड़ी पेशीय आकार की तथा नाशपाती सदृश संरचना है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणि में उपस्थित होता है और अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन, अपरान्यास और
गर्भ यानी फीटल के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंतरिक स्तर अत्यधिक संवहनीय और ग्रंथिल होता है तथा गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, जो कि योनि में खुलता है। योनि योनि एक लंबी पेशीय नलिकादार संरचना है जो कि गर्भाशय की ग्रीवा से पीछे तक फैली हुई होती है तथा योनि छिद्र द्वारा अंत में प्रकोष्ठ यानी वेस्टिबुले में खुलती है। मैथुन के दौरान जब वीर्य योनि में मुक्त होता है तो यह मैथुन यानी संयोजन गुहा की तरह कार्य करती है और शिशु के जन्म के दौरान शिशु इसमें से ही होकर गुजरता है, इसलिए यह जन्म गुहा की भांति भी कार्य करती है। मनुष्यों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। नर युग्मक या शुक्राणु अति सक्रिय तथा गतिशील होते हैं जो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में गति करते हैं और अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंच जाते हैं। अंडवाहिनी नलिका में केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के साथ संलयन करके युग्मनज यानी जाइकोट बनाता है। इसे निषेचन कहते हैं। यह केवल अंडोत्सर्ग काल के दौरान शुक्राणु अंडवाहिनी नलिका में प्रवेश करने पर ही होता है। अंडवाहिनी नलिका में युग्मनज यानी जाइकोट का भ्रूणीय परिवर्तन यानी विकास तुरंत प्रारंभ हो जाता है तथा सगर्भता यानी गर्भावस्था शुरू हो जाती है, जबकि ऋतुस्राव यानी रजोधर्म बंद हो जाता है। भ्रूण गर्भाशय में पहुंचने के लिए नीचे चला जाता है। गर्भाशय की मोटी भीतरी परत में भ्रूण का अंतः स्थापित होना ही अंतरोपण कहलाता है। तब गर्भाशय की दीवार और भ्रूण के मध्य एक विशेष ऊतक, जिसे अपरा कहते हैं, उसका विकास हो जाता है, जो कि भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। गर्भाशय के अंदर गर्भ यानी फीटल के विकास से लेकर बच्चे के जन्म की अवधि को गर्भावधि यानी जेस्टेशन कहते हैं। गर्भावधि यानी जेस्टेशन के अंत पर पूर्ण विकसित गर्भ यानी फीटल को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन कहते हैं। मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास की प्रक्रिया में लगभग 9 महीने का समय लगता है। ऋतुस्राव यानी रजोधर्म। रक्तवाहिका के साथ योनि से रक्तस्राव के रूप में गर्भाशय की मोटी और मुलायम आंतरिक दीवारों के टूटने तथा हटने को ऋतुस्राव यानी रजोधर्म कहते हैं। अंडाशय और गर्भाशय में प्रत्येक 28 दिन या 1 महीने बाद आंत्र बहाव की घटना का चक्र होता है, जिसे मादा मानवों में आंत्र चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या लैंगिक चक्र कहते हैं। यह चक्र 2 से 8 दिनों तक चलता है। क्या आप जानते हैं शुक्राणु वीर्य यानी सीमेन का केवल 10% भाग ही बनाते हैं। मादा 1 वर्ष में लगभग 13 अंडे देती है, जबकि मादा मानव जनन काल के दौरान लगभग 416 अंडे देती है। मानव मादा में यौवनारंभ पर प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म, जिसे रजोदर्शन यानी मैनार्क कहते हैं, इसका प्रारंभ होता है। रजोनी वृत्ति यानी मीनोपॉज वह काल है
जब मादा मानवों में अंडोत्सर्ग और आत्रव चक्र स्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। नए जन्मे शिशु का औसत भार 3.5 किलोग्राम होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानव एक लिंगी होते हैं तथा लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। नर जनन तंत्र वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग और शिश्न से मिलकर बनता है। शुक्राशय ग्रंथियां पुरुस्थ यानी प्रोस्टेट ग्रंथियां और काउपर ग्रंथियां नर की सहायक जनन ग्रंथियां हैं। मादा जनन तंत्र अंडाशय, अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय, योनि और भग से मिलकर बनता है। बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन मादाओं की सहायक जनन ग्रंथियां हैं। आर्तव चक्र के अंतर्गत अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन और जनन काल के दौरान मादा जनन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित हैं। यह चक्र लगभग 1 माह में पूरा होता है। यह 4 प्रावस्थाओं पुटक प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था और आर्तव प्रावस्था से मिलकर बना होता है। यह यौवनारंभ पर प्रारंभ होता है और रजोनी वृत्ति यानी मीनोपॉज पर पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जिसमें युग्मनज जाइगोट एक भ्रूण में बदल जाता है। इसके अंतर्गत प्रावस्थाएं जैसे युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस, निषेचन, विदलन यानी क्लीवेज, अंतरोपण, अपरान्यास, गर्भावधि यानी जेस्टेशन, अंडजनन यानी उजेनेसिस और प्रसव यानी पार्ट्यूरेशन सम्मिलित होती हैं। परिचय। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है। हाँ, तथा जनन की प्रक्रिया के लिए हमें लैंगिक संपर्क बनाना पड़ता है, किंतु अगर हम बिना किसी सुरक्षा लिए ये करते हैं तो संक्रमित साथी से हमें अनेकों रोग हो जाते हैं। जनसंख्या में तीव्र तेज वृद्धि के कारण हम जनसंख्या विस्फोट का निरीक्षण करते हैं। हाँ, ये सब मृत्यु दर में कमी और जीवन काल में वृद्धि का परिणाम है। तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जनन स्वास्थ्य के महत्व को समझना, यौन संचारित रोगों को पहचानना, जनसंख्या के नियंत्रण की विधियों को समझना, लिंग अनुपात को समझना, जनसंख्या आकार को पहचानना। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य के वे सभी पहलू हैं जो कि एक मनुष्य के सामान्य, सुरक्षित तथा संतुष्ट जनन जीवन को बढ़ावा देने में सहायक हैं। यौन संचारित रोग। वे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक संक्रमित प्राणी से स्वस्थ प्राणी में संचरित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा जो कि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा और मुख के गर्म और नमी वाले वातावरण में रहते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं।
कुछ यौन संचारित रोग निम्न हैं: सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोन्स्ता, एड्स। सुजाक यानी गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण मूत्रोजनन मार्ग में सूजन तथा जलन है तथा पेशाब करते समय रोगी को अत्यधिक जलन महसूस होती है। यह जीवाणु नर के मूत्रमार्ग और मादा के गर्भाशय ग्रीवा को संदूषित करता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेडिलियम जीवाणु द्वारा होता है। मूत्रोजनन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में धब्बे यानी चकत्ते होना तथा जननांग पर अल्सर होना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। ट्राइकोमोन्स्ता एक प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। मादाओं के मूत्रोजनन मार्ग द्वारा कुछ योनिस्राव इस रोग का मुख्य लक्षण है। एड्स एक विषाणु HIV द्वारा होता है जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है तथा जिससे शरीर किसी भी रोग से जल्दी ही ग्रसित हो जाता है। एड्स के संचारण के माध्यम यौन संबंध, संदूषित प्राणी के रक्त का रक्ताधान यानी स्थानांतरण, संदूषित सुई का प्रयोग, सरगर्भता यानी गर्भावस्था के दौरान अपरा द्वारा मात्र से शिशु में आना आदि है। जन्म नियंत्रण की विधियां। सगर्भता गर्भावस्था का नियंत्रण करने के लिए अनेक तकनीकियां विकसित की गई हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: यांत्रिक अवरोधक विधि, रासायनिक विधि, शल्य क्रियात्मक विधि। यांत्रिक अवरोधक विधि। यांत्रिक अवरोधक विधि में शारीरिक बाह्य युक्तियां जैसे कॉन्डोम, डायाफ्राम और ग्रीवा टोपी प्रयुक्त होते हैं जो कि संभोग यानी मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को स्त्री के जनन मार्ग में घुसने से रोक देते हैं। अतः यह उनके बीच में रोधक की भांति कार्य करता है। अंतःगर्भाशयी युक्तियों का प्रयोग गर्भाशय में अंतरोपण को रोकता है। यह युक्ति कॉपटी है जो कि डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा गर्भाशय में सुरक्षित रूप से लगाई जाती है। रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में स्त्रियों द्वारा विशिष्ट औषधियां प्रयोग की जाती हैं जो कि 2 प्रकार की होती हैं: मुख वाली गोलियां और योनि वाली गोलियां। मुख वाली गोलियों को मुखीय गर्भ निरोधक भी कहते हैं जो कि शरीर के हार्मोनों के संतुलन को बदल देती हैं जिससे कि अंड का त्याग नहीं होता और निषेचन नहीं हो सकता है। शल्य क्रियात्मक विधियां। शल्य क्रियात्मक विधियों में नरों में शुक्रवाहक के एक छोटे से हिस्से को काट या बांध दिया जाता है। इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वासेक्टोमी कहते हैं। अतः शुक्रवाहक रोधित हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है। मादाओं में अंडवाहिनी नलिका शल्य क्रियाओं के द्वारा काट या बांध दी जाती है। इसे नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अतः अंड गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता है तथा इस प्रकार निषेचन नहीं हो पाता है। लिंग अनुपात। एक जन समुदाय में मादा तथा नर की संख्या का अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर का अनुपात बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे समाज के कई हिस्सों में कन्या शिशु लिंग अनुपात का गिरना एक चिंता का विषय है। इसलिए जन्म से पहले भ्रूण के लिंग का पता लगाना एक
कानूनन अपराध माना गया है। जनसंख्या का आकार। जनन की सहायता से जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। एक निश्चित जनसंख्या में जन्म तथा मृत्यु की दर जनसंख्या का आकार निर्धारित करती है। जनसंख्या में वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। क्या आप जानते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि की चरघातांकी अवस्था 1750 एडी में शुरू हुई थी। विश्व की मानव जनसंख्या अगले 30 वर्षों में 9.5 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत ऐसा पहला देश बना जिसमें 1951 में सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार नियोजन को अपनाया। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था। भारत ने 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था प्रारंभ की थी। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और जीवन दर में तीव्र बढ़ोतरी होना है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अनुसार कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए तत्कालीन जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा रोकी जा सकती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यांत्रिक, रासायनिक, शल्य क्रियात्मक और प्राकृतिक विधियां आती हैं। यौन संचारित रोग असुरक्षित यौन क्रियाओं के दौरान संचारित होते हैं। एड्स, क्लैमिडिएटा, सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीज और ट्राइकोमोनस्ता आदि कुछ सामान्य यौन संचारित रोग हैं। जीवन साथी के साथ वफादारी निभाकर तथा समलैंगिकता, वैश्यवृत्ति तथा अनेक लोगों के साथ सेक्स करने को रोककर इन्हें प्रबंधित तथा नियंत्रित किया जा सकता है।